हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि हम लोग टोटल 500 प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं और आज जो है यह इस सीरीज़ की 5th वीडियो है। इससे पहले जो है हम लोगों ने 4 वीडियो कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने 2020 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चन को 2016 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। और आज इस वीडियो में जो है हम लोग 2016 और 2015 दोनों का मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था। तो रुपया नामक सिक्का की बात करें तो ये किसने चलाया था? ये शेरशाह सूरी ने चलाया था। और शेरशाह सूरी जो है ये कौन थे? ये जो है 1540 में किसको कन्नौज के युद्ध में जो है किसको हुमायूं को हराकर इसने सूर्यवंश की स्थापना की थी। ठीक है, सूर्यवंश की स्थापना की। और इसके बचपन के नाम की बात की जाए तो इसके बचपन का नाम क्या था? वो फरीद था। ठीक है, और इसको एक और क्वेश्चन इससे बनते हैं कि इसको शेरशाह जो नाम है वो किसने, मतलब यह जो उपाधि है यह किसने दी? तो यह उपाधि इसने जो है शेर को एक बार में तलवार से काट दिया था। तो इस कारण से जो है बिहार के जो कि मोहम्मद बहार खां लोहानी, इन्होंने इसको जो है शेर खां की उपाधि दी थी। ठीक है, बहार खां लोहानी। ठीक है, और बात करें ये रुपया नामक सिक्का की थी, इसका जो वजन था वो कितना था? तो 178 ग्राम इसका वजन हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? अगर सहायक संधि की बात की जाए तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम जो है किसने किया था? तो वो फ्रांसीसी गवर्नर जो थे डुप्ले ने किया था। ठीक है, और बात की जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन से गवर्नर जनरल थे? तो ये जो सहायक संधि को जो दिया था वो कौन थे? वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, और बात करें यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो वो कौन था? हैदराबाद के निजाम। और इसके अलावा और कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया और पेशवा, अवध, बड़ाड़, ये सब जयपुर, जोधपुर, ये सब जो है इन्होंने भी सहायक संधि को स्वीकार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे? तो भक्ति आंदोलन की बात की जाए तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है वो 6वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, शताब्दी में हुई थी। और किसने इसकी शुरुआत की थी? तो वो जो थे बाड़े अलवार वैष्णव और 63 नैनार शैव संतों ने जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और ये जो भक्ति आंदोलन के जो कवि थे इनको संत कहा जाता था, जो कि 2 भाग में डिवाइड थे। ठीक है, 2 भाग में। एक जो था वो महाराष्ट्र में लोकप्रिय थे, महाराष्ट्र में, और सेकेंड जो था वो पंजाब में लोकप्रिय थे। ठीक है, पंजाब राजस्थान के क्षेत्र में। तो महाराष्ट्र में जो थे वो रामानुजाचार्य थे। इनको जो ही है क्या भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रस्तावक कहा जाता है। और पंजाब में जो थे उनका नाम रामानंद था। रामानंद से एक क्वेश्चन क्या आते हैं कि भक्ति आंदोलन को जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर कौन ले गए थे? तो वो रामानंद थे। और रामानंद के ही 12 शिष्य थे, जिसमें कौन कौन आ जाते थे? जिसमें 2 स्त्री थी, एक पद्मावती और सूरी। और इसमें जो कुछ प्रमुख इनके शिष्य में थे वो कौन थे? कबीर, रैदास, ये सब। और इसके अलावा भक्ति आंदोलन में कौन किसका नाम आता है? तो वो मीराबाई, इन सब का नाम आता है। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है प्रस्तावक कौन नहीं थे? तो वो नागार्जुन जो थे इसके प्रस्तावक नहीं थे। बाकी वल्लभाचार्य, त्यागराज, तुकाराम, मीराबाई, कबीर, रैदास, ये सब इसके प्रस्तावक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में हुआ? तो वैदिक ग्रंथ की बात करें, वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1500 BC से लेकर कितना 600 BC तक जो था ये वैदिक संस्कृत का था। ठीक है, और ये जो है 2 पार्ट में डिवाइड था, एक था पूर्व वैदिक और दूसरा था उत्तर वैदिक। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में ही जो है 4 ग्रंथ लिखे गए, 4 ग्रंथ लिखा गया था, जिसमें क्या था? पहला था वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, तो
जो ब्राह्म वेद में तो 4 आ गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसके अलावा जो ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण क्या था, ये वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए जो है इसको गद्य में इसकी रचना की गई थी। और प्रत्येक वेद के लिए जो है उसके ब्राह्मण थे, जैसे कि वेद का कौन सा था, तैत्तिरीय तथा शतपथ। ठीक है, शतपथ ये जो थे। तो यहाँ जो शतपथ ब्राह्मण की बात की गई है, ये शतपथ ब्राह्मण में ही धन उधार लेने का जिक्र किया गया था। और गौपथ ब्राह्मण की बात करें तो ये कौन से वेद का ब्राह्मण है, तो ये जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण हो जाता है। अथर्ववेद का कौन सा, गौपथ। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ जयप्रकाश नारायण संबंधित है। तो जयप्रकाश नारायण की बात करें तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। ठीक है, और इसका प्रस्ताव जो है 14 जुलाई 1942 को जो है वो INC के सामने रखा गया। लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया, तो स्वीकार इसको किया गया 8 अगस्त को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। और यह आंदोलन कब से चला, 9 अगस्त 1942 को। तो जब यह आंदोलन स्टार्ट हुआ तो 12 बजे रात में अंग्रेज़ों ने क्या किया, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। ठीक है, और इसमें क्या किया, रात के 12 बजे जो है जितने भी इस आंदोलन से जुड़े जो बड़े बड़े नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया। तो उसी में जो थे जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार करके बिहार में इनको गिरफ्तार करके कहाँ, हजारीबाग जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन की बात करें तो यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1920 में। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यह कब हुआ था, 1930 में। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन की बात करें तो यह कब हुआ था, तो यह 23 नवंबर 1919 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र की बात करें तो वो तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है, यह जो है यह क्षेत्र किस पर, यह क्षेत्र पर्यावरण पर निर्भर करता है। पर्यावरण पर निर्भर करता है। पर्यावरण की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, भूमि, जल, खनिज, वनस्पति, ये सब जो है पर्यावरण में आ जाते हैं। वनस्पति तो ये सब जो है पर्यावरण में आ जाते हैं। तो भूमि पर बात करें तो भूमि पे क्या, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उसके बाद ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र को जो है रेड कॉलर जॉब से इंडिकेट किया जाता है, रेड कॉलर जॉब से। ठीक है, और बात करें द्वितीयक क्षेत्र की, तो द्वितीयक क्षेत्र क्या है, जो प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद प्राप्त होता है, उस कच्चा माल उसको जो है यूज किया जाता है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, तो कपड़ा, वस्त्र उद्योग या फिर इलेक्ट्रॉनिक, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, और तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि अब बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, और फिर टीचिंग क्षेत्र हो गया, फिर हॉस्पिटल वगैरह, मतलब स्वास्थ्य वगैरह सब में। ठीक है, और जो ये जो है द्वितीयक क्षेत्र को इसको वाइट कॉलर जॉब से इंडिकेट किया जाता है, वाइट कॉलर जॉब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो बंद अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी देश में मान लीजिए कोई प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है और वो अपने प्रोडक्ट को ना बाहरी देश में बेच रहा है, ना कोई देश में बेच रहा है, ना ही कुछ चीज़ बाहर से खरीद रहा है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका कोई आयात और निर्यात ना हो, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो किसान क्रेडिट की बात करें तो यह नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया था। और नाबार्ड के फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात की जाएगी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र में केंद्रीय समस्या क्या होती है। तो किसी भी अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या होती है, तो वो जनसंख्या होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मद के आयात में भारत की सबसे बड़ी राशि खर्च होती है। तो भारत की जो सबसे बड़ी राशि खर्च होती है, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन में तो भारत सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जो राशि खर्च होती है वो प्राकृतिक पेट्रोल पर। ठीक है, इसके आयात पर जो है सर्वाधिक राशि खर्च होती है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीनों सूचियों में से किसी में भी उल्लेख न किए गए विषयों का विधान कौन बनाता है। तो बात करें सूची की, तीनों सूची कौन से शेड्यूल में आता है, कौन से अनुसूची में आता है, तो ये आता है अनुसूची 7 में जो है तीनों सूची के बारे में दिया गया है, ठीक है। जिसमें कि फर्स्ट कौन सा आ जाता है, संघ सूची यूनियन लिस्ट, ठीक है। और सेकंड जो होता है वो स्टेट लिस्ट, और थर्ड क्या हो जाता है, कनकरेंट लिस्ट, करंट मतलब समवर्ती सूची, ठीक है। तो संघ सूची की बात करें तो इसमें जो है पहले कितने सब्जेक्ट थे, तो पहले 97 सब्जेक्ट थे, लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी जो है 100 सब्जेक्ट है इसमें। और स्टेट लिस्ट की बात की जाए तो इसमें पहले जो था 66 सब्जेक्ट थे, लेकिन अभी करंट की बात की जाए तो इसमें 61 सब्जेक्ट है। इसके 5 सब्जेक्ट को निकाल के कहाँ डाल दिया गया, तो कनकरेंट में। इसमें क्या होता है कि किसी भी टॉपिक मतलब किसी भी जो सब्जेक्ट पे है उसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलके जो कानून बना सकती है, ठीक है। तो कौन 5, वो 5 जो है वन या फिर नाप तौल, शिक्षा, विवाह, तलाक और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य अदालत का गठन होता है, वो सब इसमें आते हैं, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन क्या है कि जो अगर तीनों सूची में जो सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो उसको उस पर जो कानून कौन बनाएगी, तो उस पर जो कानून कौन बनाएगी, तो संसद बनाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा मानक है। तो बात की जाए तो सबसे बड़ा मानक कौन है, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण। और अगर किसी का जो है फंडामेंटल राइट जो है मौलिक अधिकार वो हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत जो है ये हाई कोर्ट, ठीक है, जो है रिट जारी करती है। 5 तरह का रिट जारी करती है रिट। तो उसमें क्या आ जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हैबियस कॉर्पस, और मैंडमस मतलब परमादेश, और उत्प्रेषण मतलब सर्टेररी, और प्रोहिबिटेशन मतलब रोक, और जो 5वां जो है वो अधिकार परीक्षा मतलब क्यू वारंटो, ठीक है। तो ये 5 तरह का रिट जारी करती है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर क्या बनेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। तो कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व क्या है, ऑप्शन देखते हैं। निजी संपत्ति को परिरक्षित करना। तो निजी संपत्ति की बात की जाए, कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी। ये किसमें, ये जो है मूल संविधान में किस में दिया गया था, तो ये जो है पहले फंडामेंटल राइट में आते थे, आर्टिकल कितना 31, ठीक है। और फंडामेंटल राइट में जो है पहले मूल संविधान में 7 राइट की बात की गई थी, लेकिन अभी जो है टोटल 6 राइट की बात की गई है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको हटा दिया गया है, ठीक है। और अभी जो है बात करें तो यह कौन सी है, यह एक लीगल राइट है जो कि आर्टिकल 300 के ए में, और पार्ट जो है 12 में, ठीक है। अब बात की पहले कहाँ था, तो पार्ट 3 में, ठीक है, फंडामेंटल राइट में। तो ये संपत्ति को परिरक्षित करना ये उत्तरदायित्व नहीं है। अगला है जनता के धर्म का संवर्धन करना। तो सरकार जो है क्या करती है, वो किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करती, और ना ही उसका पॉजिटिव वे में कोई काम करती है, ना ही उसके नेगेटिव वे में कोई काम करती है, ठीक है। और तीसरा क्या है, शोषण पर नियंत्रण करना, ठीक है। और अगला है मूल अधिकारों के अतिक्रमण पर नियंत्रण करना। तो किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व यही होता है कि वो मूल अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट के अतिक्रमण पर नियंत्रण रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है, तो वो जो है धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है, वह धर्म को ना प्रोत्साहित करता है ना ही हतोत्साहित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त सत्र की बात करें तो इसे बुलाता कौन है, संयुक्त सत्र को बुलाता है प्रेसिडेंट। जब आप यूनियन गवर्नमेंट पढ़ोगे तो उसमें एक टॉपिक है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास जो है टोटल 8 पावर होती हैं, ठीक है, 8 पावर। उसी में से जो है ये संयुक्त सत्र के लिए जो एक जो है लेजिस्लेटिव पावर में ही जो है राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो संयुक्त सत्र को बुलाए, ठीक है। और बात करें इसकी अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त सत्र की, तो इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ठीक है। जो कि अभी लोकसभा के स्पीकर की बात करें तो कौन है, वो ओम बिरला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व के किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है। तो मरुस्थल की बात करें तो ये कौन से महाद्वीप में
नहीं है तो ये यूरोप में नहीं है, ठीक है। अगर महाद्वीप की बात करें तो टोटल कितने महाद्वीप हैं, टोटल 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो कौन सा हो जाता है, वो एशिया आ जाता है। और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ओशनिया आ जाता है, ओशनिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को जो है वो ओशनिया कहा जाता है, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो गया और जनसंख्या में भी सबसे बड़ा ही है एशिया, ठीक है। और कंट्री की बात करें तो एशिया में टोटल कितनी कंट्री आती है, वो 48 कंट्री आती है, ठीक है। और ओशनिया में जो है 14 कंट्री आती है। सबसे कम कंट्री की बात करें तो कौन सा, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो है सबसे कम कंट्री है, इसमें साउथ अमेरिका में जो 12 कंट्री है और नॉर्थ अमेरिका में 13 कंट्री है, ठीक है, आते हैं। और यहाँ बात की जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा, तो सहारा, ठीक है। और बात की जाए कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी, ठीक है, गोबी, ये कहाँ पड़ता है, तो ये मंगोलिया में पड़ता है, मंगोलिया में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक झील में जल की लवणता अधिक है, तो सबसे ज़्यादा लवणता जो है वो कौन सी झील में पाई जाती है, तो वो सांबर झील में पाई जाती है। ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में, ठीक है। और सबसे कम लवणता की बात करी जाए तो सबसे कम लवणता जो है वो वुलर झील में, ठीक है। इसको जो है मीठे पानी की झील भी कहते हैं, मीठे पानी की झील। और चिल्का झील की बात की जाए तो ये सबसे बड़ी तटीय झील है, तटीय झील, ठीक है। और डल झील की बात करें तो ये कहाँ पड़ेगा, ये जम्मू कश्मीर में आ जाएगा, ठीक है। और चिल्का झील जो ये कहाँ पड़ती है, तो ये ओडिशा में। और एक क्वेश्चन क्या बनते हैं, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। ये जो क्या है, ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वो कौन सा आ जाएगा, NH7। अभी इसका करंट नाम क्या है, तो NH44, ठीक है। यह जो है ये क्या है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, NH44, जिसका पुराना नाम क्या था, NH7। बात करें ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। चेन्नई एक्सप्रेस में एक सॉन्ग है ना, कश्मीर टू मैं कन्याकुमारी, लगता है उसका लिरिक्स NH7 से ही लिया गया है, ठीक है। और NH2 की बात करें तो NH2 जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो ये दिल्ली से आगरा तक जाती है, ठीक है। और NH3 की बात करें तो ये आगरा टू ग्वालियर, ठीक है। और बात की जाए तो भारत जो है मतलब सड़क नेटवर्क में भारत का जो है दूसरा नंबर स्थान पड़ता है, ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है विश्व में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वन अनुसंधान की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। और मैसूर की बात करें तो मैसूर में क्या स्थित है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। और नागपुर की बात करें तो नागपुर में क्या स्थित है, नागपुर में पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ठीक है। और अगर आलू अनुसंधान की बात करें तो कहाँ स्थित है, वो शिमला में स्थित है, शिमला में। ये जो है पिछले ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर में भी ये अनुसंधान से क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो राजमुंदरी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिकांश भूपर्टी किस सेल से बनी है, तो वो किससे बनी है, अवसादी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्ति पत्रिका के संपादक कौन है, तो ये जो है हिंदी का क्वेश्चन है, फिर भी मैंने ले लिया है, एक जीके टाइप ही क्वेश्चन हो जाता है। तो स्वस्ति पत्रिका का जो संपादक है वो कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, वो डॉल्फिन है। और डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इसलिए भी बनाया क्योंकि डॉल्फिन जो है हमेशा साफ पानी में निवास करती है, ठीक है। और ये जिस भी नदी में निवास करती है तो वो नदी क्या होता है, वो स्वच्छता का सूचक हो जाता है कि वो पानी उस नदी की साफ़ है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो वोल्गा से गंगा ये जो है ये भी हिंदी का क्वेश्चन था। ये जो वोल्गा से गंगा है ये किसकी रचना है? तो ये राहुल साकृत्यायन की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को इसकी थीम क्या थी? इस बार 2021 की अगर थीम की बात की जाए तो इसकी थीम क्या थी? योगा एट होम, योगा एट होम, योगा एट फैमिली, योगा विथ फैमिली, योगा विथ फैमिली। ठीक है, और इसकी बात की जाए कि योग दिवस कब से मनाना स्टार्ट किया गया, तो योग दिवस जो है 27 दिसंबर 2014 को जो है क्या हुआ कि हम लोग के जो प्रधानमंत्री हैं PM नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया कि यूएनओ में जो है इस बात को रखा कि 21 जून को जो है ये मनाया जाना चाहिए, और अमेरिका ने इसको स्वीकार किया, और जो है 2015 से जो है पूरे विश्व में जो है 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 5 जून की बात करें तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, और इसके 2021 की थीम की बात करें कि 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था, तो वो क्या था? पर्यावरण और पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुरान में ज्ञान के लिए डैश शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ज्ञान शब्द का जो अर्थ होता है, मतलब इल्म का जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है, तो कुरान में जो है इल्म शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो ज्ञान के लिए किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत बच्चे को स्कूल में प्रवेश पाने का मूलभूत अधिकार है। तो अगर RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन की बात करें तो ये अभी तक हम लोगों ने 4 साल का क्वेश्चन किया, और हर साल के पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए ही हैं। ठीक है, तो RTE एक्ट जो है कितने, कौन सा? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जोड़ा गया। ठीक है, और कौन कौन से पार्ट में जोड़ा गया? तो पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4 के ए में जोड़ा गया। ठीक है, इसमें जो है आर्टिकल 21 का ये, इसमें जो है 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को क्या मतलब अनिवार्य शिक्षा की वो दिया गया, अनिवार्य शिक्षा। और इसमें बात करें पार्ट 4 में तो आर्टिकल 45 में बोला गया है। ठीक है, और 4 की बात करें तो 51 का क में यह बोला गया है। ठीक है, जोड़ा गया है इसको। और इस यहाँ क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा अधिकार कानून 2019 के अंतर्गत एक बच्चे को डैश में प्रवेश पाने का मूलभूत अधिकार है। तो यहाँ जो आंसर हमारा बनेगा कि किसी भी सरकारी स्कूल में, हालांकि जो है ये प्राइवेट स्कूल में भी ये प्रावधान किया गया, लेकिन प्राइवेट स्कूल वालों ने इसको स्वीकार नहीं किया। आप देखते हो कि आप प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो आपका एडमिशन जो है वो मुफ्त में नहीं लेगा, फ्री में नहीं लेता है। ठीक है, तो इसका यहाँ जो आंसर वो बनेगा, क्या बनेगा? किसी भी सरकारी स्कूल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवज्जा संस्कार का अर्थ है। तो पवज्जा क्या होता है पहले ये जानते हैं। पवज्जा जो होता है, कोई भी लोग जो, कोई भी व्यक्ति कम उम्र में ही गृह त्याग कर मठ में चला जाता है, मतलब बौद्ध मठ में चला जाना, मठ में प्रवेश कर लेता है और उस धर्म के अनुरूप ही कार्य करता है, तो उसको क्या कहते हैं? पवज्जा कहते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर क्या बनेगा? बौद्ध मठ में प्रवेश, मतलब कम उम्र में ही गृह त्याग करना, जैसे कि बुद्ध ने किया था, और जाके बौद्ध मठ में शामिल हो जाना और उस धर्म के अनुसार ही अनुरूप ही कार्य करना, वो शब्द क्या कहलाता है? पवज्जा संस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधित है केवल। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात की जाए तो यह कब प्रारंभ किया गया था? इसकी घोषणा जो है कब की गई थी? तो वो 15 अगस्त 2014 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराते वक्त लाल किला से जो है इसकी घोषणा की थी। ठीक है, और इसे बात करें कि इसे लागू कब किया गया था, तो इसे लागू कब किया गया? 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, यह जो है विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। ठीक है, और यह योजना संबंधित है किससे? तो सभी से, ग्रामीण रेखा के नीचे कार्यधारक से, औद्योगिक श्रमिकों से। इसमें क्या है कि इंडिया के जो हर तबके के इंसान जो कि जो अर्थव्यवस्था से जो कि मुख्य धारा से जो नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसे जो है अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ना इस योजना का जो है लक्ष्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। दिल्ली विधानसभा विभाजित है, तो दिल्ली विधानसभा जो है वो 60 भागों में विभाजित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? साइना नेहवाल किस क्षेत्र से जुड़ी है? साइना नेहवाल की बात करें तो यह खेल से जुड़ी है, और खेल में भी क्या? तो बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। व्हाट्सएप किससे संबंधित है? तो व्हाट्सएप ये 2015 का क्वेश्चन है, इसलिए
उस टाइम लेटेस्ट होगा शायद, इसलिए व्हाट्सएप जो है ये मोबाइल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का नाम बदलकर रखा गया। तो योजना आयोग की बात करें तो इसको कब समाप्त किया गया? तो 13 अगस्त 2014 को जो है योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया। इसको ख़त्म करके क्या स्टार्ट किया गया? तो योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग को प्रारंभ किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2015 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? तो वर्ष 2015 का, अभी की बात करें कि 2021 में, 2015 का तो नहीं पूछेगा तो 2021 का। तो 2021 में अगर बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। किसको दिया जाएगा? तो रजनीकांत को, सुपरस्टार रजनीकांत जो साउथ के एक्टर हैं। ठीक है, और 2020 की बात करें, 2020 में किसको दिया गया था? तो ऋतिक रोशन को। ठीक है, इनको जो है इनकी मूवी सुपर 30 के लिए दिया गया था। और सुपर 30 जो है बायोग्राफी है किसकी? तो पटना में जो आनंद सर पढ़ाते हैं उनके ऊपर जो है ये दिया गया है। सुपर 30 कोचिंग भी है पटना में। ठीक है, और बात करें कि 2015 में किसको दिया गया था? 2015 में जो है शशि कपूर को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई की बात करें तो शक्ति की इकाई क्या है? वो है वाट। ठीक है, और न्यूटन बात करें तो न्यूटन किसकी इकाई है? तो वो फोर्स की इकाई है। ठीक है, और जूल की इकाई की बात करें तो यह कार्य व ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह युक्ति या डिवाइस जो पानी के अंदर की वस्तुओं की दूरी, दशा तथा गति मापने के लिए परावैंगनी तरंग उपयोग करती है, उसे कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? लेज़र कहलाती है। लेज़र की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और बात करें तो अगर रेडार की बात करें तो रेडार क्या करता है? यह विद्युत चुंबकीय तरंगों को जो है आकाश में, इससे जो है आकाश में छोड़ा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग को, और इसमें जो है आकाश में विमान का पता किया जाता है। और सोनार की बात करें तो यह भी इसी पर काम करता है, लेकिन यह पानी में काम करता है। ठीक है, पानी में काम करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रौढ़ मनुष्य के अंदर आरबीसी का उत्पन्न करने का स्थान कौन सा है? तो आरबीसी की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, और इसका यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण जो होता है वो प्रौढ़ मनुष्य मतलब वयस्क मनुष्य में जो है वो अस्थि मज्जा में होता है, और बोन मैरो में। अब बोन मैरो की बात करें तो कहाँ पाया जाता है? ये लंबी लंबी हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि फीमर हो गई और हाथ की हड्डी हो गई, ये सब में। ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, और बात करें अगर कि गर्भस्थ शिशु की बात की जाए तो गर्भस्थ शिशु में जो है लंबी हड्डियाँ नहीं होती, तो वो तब जो है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो उस टाइम जो है आरबीसी का निर्माण होता है यकृत में और प्लीहा में। ठीक है, और जो इसी में जो है आरबीसी का निर्माण होता है, और ये जो आरबीसी है फिर 4 मंथ के बाद जो है 4 मंथ के बाद यहीं पे यकृत या प्लीहा में ही डेड हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। ठीक है, नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधे जो अपना खाद बना सकते हैं कहलाते हैं। तो पौधे जो है अपना भोजन जो है क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ। ठीक है, ये जो है सनलाइट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और बात करें हेट्रोट्रॉफ की, तो हेट्रोट्रॉफ में क्या आ जाएगा? वैसे पौधे या फिर जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो हेट्रोट्रॉफ में जो है हम लोग आ जाते हैं, मतलब ह्यूमन, बर्ड और ये मतलब स्नैक वगैरह सब भी इसी में आ जाते हैं, क्योंकि पौधे को कौन खाता है? बकरी खाती है। बकरी को कौन खाता है? तो इंसान खाता है। तो ये हम लोग सारे जो है ह्यूमन, बर्ड, एनिमल ये सारे हेट्रोट्रॉफ में आ जाते हैं। ठीक है, इसको जो हेट्रोट्रॉफ को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको कंज्यूमर भी कहते हैं, उपभोक्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? तो द्विबीजपत्री पौधे की बात करें तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आम जो है क्या? वो द्विबीजपत्री पौधा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में घुलता है? नहीं घुलता है।
तो जल में कौन सा, जल में दूध घुल जाते हैं, शहद घुल जाते हैं और अल्कोहल भी घुल जाता है, लेकिन तेल जो है ये जल में नहीं घुलता है बल्कि जल के ऊपर जो है ये तैरने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा है। तो व्युत्क्रमी परिवर्तन की बात करें तो किरासन का जो जलना है ये व्युत्क्रमी परिवर्तन है। इसमें व्युत्क्रमी परिवर्तन क्या होता है कि किरासन को जब आप जलाओगे तो जो ये जल के जो है क्या है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। किरासन जो हाइड्रोकार्बन होता है और ये जलकर क्या बनाता है, CO2 + O2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना देता है, जिसे जो है हम लोग वापस प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसे व्युत्क्रमी परिवर्तन कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ओजोन अणु दर्शाता है। तो ओजोन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, O3। ठीक है, और ये जो हो गया ये ऑक्सीजन का O2 होता है, और H2O2 जो है ये किसका होता है, तो इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। ठीक है, ये जो क्या हो गया H2O2। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अजीर्ण कब्ज दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि को प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एंटासिड। एंटासिड जो है वो एसिडिटी को कम करने के लिए, कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और एनाल्जेसिक की बात करें तो ये जो है दर्द निवारक दवाई औषधि है, दर्द निवारक पेन किलर। ठीक है, और एंटीसेप्टिक की बात करें तो ये कटने छटने पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है, कटने फटने पर। और एंटीबायोटिक की बात करें तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वह घोल जो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है उसका pH निम्नलिखित होने की संभावना है। तो जो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है तो जिसका जो है pH मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, वह जो है लाल लिटमस को क्या करता है, नीले में बदल देता है। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 1, 4 और 5 ये जो है 7 से नीचे ही है, और ऑप्शन 9 इसका डी हो जाएगा, मतलब pH 9। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और बाकी के जो जीके हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है।